नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त हम हैं लखनऊ के इको गार्डन में और रात में इस वक्त हम आपके सामने हैं। और जिस तरीके इस वक्त हम यहाँ पे हैं और यहाँ पर चल रहा है तमाम तरीके से आप चीज़ें देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से 3 दिवसीय महापड़ाव चल रहा है। यहाँ किसान, मजदूर और तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत करके पूरा मामला जानेंगे कि क्या मामला है और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर आप तमाम जो है बैनर्स, तमाम स्लोगन्स आप चारों तरफ देख पाएंगे। और यहीं पे आप देखेंगे अगर तमाम महिलाएं भी इधर बैठी हुई हैं, जिन्हें आप दिखा दीजिए। तो तमाम महिलाएं भी इस रात में यहाँ पर बैठी हुई हैं और इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या इनको ऐसी मजबूरी पड़ गई कि ये लोग जो है इस वक्त यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं। अपना घर और अपने बच्चों को छोड़कर इन लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा। तो इनसे हम सीधे सीधे बात करते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका मैम? हाँ, मेरा नाम चमन आरा है। तो आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं आज? देखिए, हम लोग जो है हम आंगनवाड़ी कर्मचारी आंगनवाड़ी हैं और यहाँ जो बैठे हैं क्योंकि 2014 में जब योगी जी आए थे और वो मोदी जी आए थे, तब उन्होंने आने से पहले ये कहा था कि हम उचित मानदेय देंगे और लेकिन आज तक और उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो ये समझ लीजिए कि जो हम लोग जितनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ज़मीन से लेकर और जो स्वास्थ्य और शिक्षा और जो अलग से ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी करती हैं। तो जो छोटे बच्चों को खिलाने का स्वास्थ्य का है, पोषण का लेकर है और या उनके स्वास्थ्य का है या गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य का है, उस सारी जानकारी सारा का सारी की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी समेटती है। कुपोषण जो कि बहुत बड़ा हुआ है, कुपोषण पर आंगनवाड़ी काम कर रही है, लेकिन उसके स्वयं के बच्चे वो खुद कुपोषण की शिकार हो रही है क्योंकि उसको उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। क्योंकि इतनी महंगाई में आज तक जो है बहुत ही कम, जो कि एक 4500 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1500 स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं कभी कभी, तो उसमें पूरी तरह से पूरा नहीं होता। परिवार को पालना मुश्किल है। जैसे तैसे खाना तो जैसे दे दे, लेकिन एजुकेशन कहाँ से लाए? क्योंकि एजुकेशन की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है। सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं और महंगी पढ़ाई करवा नहीं सकते। तो हमारे माँ बापों ने जिस तरह से पढ़ा दिया, लेकिन अब हमारे सामने हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि वो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, क्या होगा। तो इन्हीं सारी मांगों के लिए जो हम लोग जो हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 की उसमें हम लोग यहाँ पर आए, तो संयुक्त किसान मोर्चा। मैम, यहाँ पे सिर्फ आंगनवाड़ी के ही लोग हैं या और भी लोग आए? देखिए, ये जो है स्कीम वर्कर्स के तहत जो हैं, तो इसमें आशा, मिड डे मील जो रसोईया जिसको कुल 2000 रुपये महीना मिलता है, तो आशाओं का हेल्थ पर पूरा काम कर रही है, उसको बहुत कम वेज मिलता है, तो उसको लेकर सारे लोग हैं। इसके अलावा किसान मजदूर संगठनों से भी लोग हैं, घरेलू कामकाजी महिलाएं भी हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर खेत मजदूर और किसान मोर्चा के लोग। मैम, क्या सरकार से क्या उम्मीद लग रही है आपको? सरकार आपकी बात सुनेगी या पहले की तरह आश्वासन दे देगी? देखिए, सरकार से तो उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन यह है कि जिस तरह से मतलब दिल्ली के बॉर्डरों पर जिस तरह से किसान मोर्चा ने बॉर्डर संभाले थे और इनको जो उन्होंने 3 कानून लिए थे उसको वापस लिया, लेकिन बैकडोर से बिजली का मतलब उसमें बढ़ोतरी कर दी और चीज़ें, तो उम्मीद ये है कि जहाँ दबाव तो बनाना पड़ेगा ना। ये 2024 को जो ये अपना दिखा रहे हैं कि हमने ये दे रहे हैं, हम 33% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें उपलब्धियां दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि आपकी जो उपलब्धियां दिखा रहे हैं वहाँ हम लोगों को किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज जो है पूरे देश में जगह जगह हर स्टेट में 3 दिवसीय जो है ये महापड़ाव लगाया है, उसी के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम ज़ैनब जहाँ है। तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं? आप भी आंगनवाड़ी की तरफ से हैं? हाँ, हम भी आंगनबाड़ी की तरफ, और आंगनबाड़ी क्या पूरा स्कीम वर्कर की। सरकार से आपकी क्या बड़ी मांग रहेगी? सबसे बड़ी मांग रहेगी कि जो महंगाई है उसको कम करें और 4 मुद्दों पे काम करें। एक तो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास। तो ये सरकार 5 साल क्या 50 साल में रहेगी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भारत सिंह। तो आज आप यहाँ पर लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं, कड़कड़ाती ठंड हो रही है, और क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि आप इस उम्र में और अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़कर आज लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं? मुख्य सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली और लखनऊ की जो सरकार हैं दोनों, ये सरकारें जो है जिन नीतियों पर लागू कर रही हैं, वो नीतियाँ जो है देश की मेहनत कश जनता के हर हिस्से को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, नौजवान हो, पढ़े लिखे, सबके लिए जो है नुकसानदायक हैं। उन सबको उजाड़ने का काम कर रही है। इस सरकार ने 26 नवंबर को वायदा किया था, जब हमारा किसान आंदोलन शुरू हुआ था,
और जब दिसंबर में समझौता हुआ उसमें वायदा किया था कि हम MSP कानून जो है बनाएंगे और उस MSP कानून पर जो है किसानों को 1.5 गुने दाम पर जो है उनका सामान खरीदेंगे, लाभकारी दाम पर। लेकिन उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी में सारे लोग सरकारी लोग भर लिए और उसमें किसानों से कहा कि 2-3% तुम भी दे दो, लेकिन वो कमेटी आज ठप पड़ी हुई है, कुछ नहीं हो रहा उस पर। और उल्टा ये कर रही है उसके विरोध में, और उल्टा जा रही है कि इसने FCI को ख़त्म कर दिया है। जहाँ पर किसानों से गल्ला खरीद करके FCI गोदामों में रखा जाता था, सरकारी गोदाम से जहाँ से वितरण के लिए जाता था कंट्रोल की दुकानों पर, वो अब इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब ये प्राइवेट गोदामों में थोड़ा बहुत खरीदती है, उन पर किराए पर रखती है। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि वो खरीद को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहती है, तो ये उल्टा काम कर रही है। दूसरा तरफ ये कह रही है कि जो है हम मंडी कानून ख़त्म कर दिया दवा में, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है मंडी से बाहर खरीदने की अनुमति दे दी है बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो माल खरीद रहे हैं। आज उसका नतीजा है कि जो गेहूं हमारा 2185 रुपये पे सरकार ने लिया नहीं था हमसे कुंटल पर, वो आज गेहूं की कीमत मार्केट में बढ़ करके 2700-2800 रुपये कुंटल हो गई हैं। तो आज मतलब यह कि अब किसानों को जो है आम जनता जब आटा खरीदने जाती है तो उसे आटा 30 रुपया, 32 रुपया, 35 रुपया किलो मिलता है। तो धीरे धीरे सरकार वो कर रही है। बाहर जो लोग बैठे हुए हम देख रहे थे, जो छात्र हैं उनका 6800 उनकी भर्ती होनी थी और कोर्ट ने मान लिया, सरकार ने भी माना गलती हुई है। लेकिन क्योंकि सरकार की निजीकरण की नीति है तो सरकार भले ही कोर्ट का आदेश कर दिया, लेकिन आज कोर्ट के आदेश की आपसे एक बड़ा सवाल रहेगा कि ये जो निजीकरण की आप बात करें, इसका किसानों पर क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? इस पे सबसे पहला असर ये पड़ रहा है निजीकरण पर कि जो हमको जो खाद और बीज मिलता था, ये खाद बीज को इन्होंने जो पंतनगर और पूसा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार, इन सबको वहाँ पर रिसर्च सेंटर में भर्ती करना बंद कर दिया वैज्ञानिकों की। अब कोई नए बीजों की वहाँ पर खोज नहीं हो रही। नतीजा ये निकल रहा है कि बाहर की कंपनियाँ जो उसी बीज को 10 गुने 20 गुने दामों में दे रही हैं। तो एक तो बीज हमें महंगा मिल रहा है, दूसरे नंबर इस सरकार ने जितने भी सरकारी जो हमारे वो खाद बनाने कारखाने थे, रासायनिक खाद बनाने के जो करते थे, वो सरकार उसको सस्ते दामों पर बेचती थी। तो लेकिन अब सरकार ने टोटल विदेशी आयात जो है वो खाद पर जिंदा रह रही है। नतीजा ये हो रहा है कि जो DAP 189 रुपया प्रति बैग बिकती थी, आज उसके दाम बढ़ करके 1350 और ब्लैक में लोगों को जो 1700-1800 रुपया खरीदना पड़ रहा है। पोटास का कट्टा जो 213 रुपये 16 रुपये का मिलता था, आज पोटास का कट्टा जो 1800-2000 के दाम हो गए हैं। तो सरकार ने जिस तरीके से जब किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ पे MSP भी बोला था कि MSP भी निर्धारित करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना, हम ये सब मान के चल रहे हैं कि हमें उस समय भी पता था कि ये सरकार मान रही है दबाव में, चुनाव का दबाव है। चुनाव में एक इनका सबसे बड़ी कमजोरी है कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला हुआ है और वोटें जो है किसानों मजदूरों के पास ज़्यादा हैं। तो इसलिए सरकार उस दबाव में तो बात करती है, लेकिन इनका जो चलने का रास्ता है वो किसानों मजदूरों के विरोध का रास्ता है, ये हम मान के चल रहे हैं। इसलिए हमने जो ये किया, जब दिल्ली पर जब बॉर्डर पर हमने जो आंदोलन किया था, उस समय आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। तो हमें पता था कि सरकार को हिलाना है और 24 में इसकी मूल जड़ है। 24 में चुनाव होगा, ये सरकार हारेगी, तब जो पूरे देश के अंदर इसे लगेगा जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। अभी सरकार से आपकी क्या बड़ी मांग है? हाँ, हमारी मांग सबसे बड़ी है, एक तो हमने इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर आंदोलन बना दिया। आज जो सब पूरे दुनिया, हमारे हिंदुस्तान की सारी राजधानियों में जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है कि सरकार जो है नंबर 1 कि जो सार्वजनिक संस्थान बने हुए थे खेती के लिए, वो उनसे जो खाद मिलता था, बीज मिलता था, दवाइयाँ मिलती थी, वो उनको जारी रखे, नंबर 1। नंबर 2, जो बिजली का जो निजीकरण करने जा रही है, उसने विद्युत विधेयक 2022 पेश भी कर दिया है, उसके बावजूद बिना किसानों से विचार किए हुए टोटल बिजली को निजी क्षेत्र में देने जा रही है। और उसके नतीजे इतने गंभीर होंगे कि उसमें गाँव के गरीब आदमी से लेके किसान तक, उसमें व्यापारी तक, सारे लोग जो उसकी चपेट में आ जाएंगे। और बिजली के लिए उन कंपनियों ने ये सौदा भी कर लिया, हम 50 रुपये यूनिट तक बिजली बेचेंगे। तो उसके नतीजे होंगे कि बिजली की कीमतें जो है 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी, 40 गुनी बढ़ जाएंगे। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए अभी इस आंदोलन, हमारा उद्देश्य है कि सरकार मानेगी नहीं, और हम भी ये मान के चल रहे हैं सरकार मानेगी नहीं, तो इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन बना रहे हैं।
रहे हैं। इसलिए हम आंगनबाड़ियों को भी, आशा को भी, और मिड डे मील मालिक उनको भी, शिक्षा मित्रों को भी, और तमाम जनता के विभिन्न तबके हैं सबको। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आंदोलन आपने दिल्ली में भी किया और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, काफ़ी कामयाब आंदोलन रहा, सरकार ने तमाम वादे किए और बाद में मुकर गई, नहीं मान रही है, तमाम बातें जिस तरीके से निकल के आ रही हैं। अब भी आप आंदोलन पे बैठे हैं, अगर आने वाले समय में सरकार ये आपकी बातें नहीं मानती तो चुनाव के समय पर आपकी क्या रणनीति? चुनाव के समय पे है कि सरकार को हराइए, कॉर्पोरेट परस्त और सांप्रदायिक सरकार को हराइए, क्योंकि सरकार का दूसरा चरित्र और है। हम पार्टियां दूसरी भी हैं, उनका भी कॉर्पोरेट चरित्र है, लेकिन इसका चरित्र जो सबसे बड़ा खतरनाक है वो है कॉर्पोरेट और सांप्रदायिक चरित्र। ये जो अभी इन्होंने कहा है, तो जो उन्होंने 2 काम किए हैं, एक तो अभी जो है अयोध्या में उन्होंने कहा 12 लाख दीपक जलवाए। 12 लाख दीपक जलवाने का सवाल नहीं था, सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी लोग जो धर्म परायण से जोड़ना और जुड़ जाएं, उनकी भावनाएं जो है धर्म की तरफ मुड़ जाएं। नंबर 2, अभी ये 1 करोड़ शिवलिंग बनाने जा रहे हैं जो है बनारस के अंदर। हाँ, तो उससे वो चाह रहे हैं कि हम जनता के ध्यान को इधर ले जाएं। तीसरा वो अब करने जा रहे हैं कि ये 17 जनवरी के महीने में जो राम मंदिर बन के तैयार होगा, उसका वो मोदी जी उद्घाटन करेंगे और उसको हम पूरे हर गांव में एक उत्सव के रूप में मनाएंगे और सब जगह जो रामायण बांटेंगे। यानी एक सांप्रदायिक नफरत, इन चीज़ों के माध्यम से नफरत पैदा करके समाज को बांटना चाह रहे हैं। जो हम एकता बना रहे हैं उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये आंदोलनों के माध्यम से हम भी यही कर रहे हैं कि इससे सावधान रहिए और एकजुट रहिए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि दीपक जलाने का एक निकल के आया और काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद एक मार्मिक तस्वीर निकल कर सामने आई कि जो किसान है, जो मजदूर है, वो जो व्यक्ति है, वो उन्हीं दियों का तेल इकट्ठा कर रहा है। तो ये सरकार की क्या नीति होनी चाहिए कि इन लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए या कॉर्पोरेट घरानों का डेवलपमेंट? सरकार जब तक डेवलपमेंट नहीं कर सकती, जब तक पब्लिक सेक्टर को जिंदा नहीं रखेगी। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी क्षेत्र के कारखाने, सरकार सहायता किससे करेगी? सरकार के पास कोई हथियार नहीं है। आज यदि जो है सारी एयर इंडिया की सारी विमानें, सारी कंपनियां इस बात को कह देंगे हम तो फिर किराया दूना करेंगे, सरकार पर क्या हिम्मत है कि उनके दूने किराए को रोक दे? ये रेलवे को प्राइवेट में दे देती है और फिर कहे कि रेलवे किराया मत बढ़ाओ, ये कह कर नहीं सकती। और वो चाहे कितना बढ़ाए, फ्लैक्सी, अब ये सरकार भी उस चरित्र पर जा रही है। फ्लैक्सी रेट, फ्लैक्सी रेट का मतलब है कि टिकटें कम होती जाएंगी, उनकी रेटें बढ़ती जाएंगी। एक ही गाड़ी में एक ही अलग अलग सीटों पर बैठने वाले लोगों की अलग अलग जो है पैसा हो जाएगा। ये क्या है? ये तो पैसे वाला काम हुआ। जैसे हमारे यहाँ अभी दीपावली के दिन ये हुआ, खील कम पड़ गई, खील लोगों ने कम खरीदी, मालूम पड़ा वो खील 60 रुपये बिक रही थी, वो 310 रुपये किलो बिकी। लोग लूट रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। और सरकार कह रही है नहीं लूटो, हम इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, हम उदारीकरण की प्रक्रिया अपना रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम मुद्दे रखे जो सामने।